हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम प्लस पॉइंट। साथियों, हम एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हम आज 7 अक्टूबर 2024 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? दोस्तों, डप्पू नृत्य है वो किस राज्य के अंदर किया जाता है, इस प्रकार का सवाल है। ये एमटीएस के जो 7 अक्टूबर 2024 को जो पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों ये डप्पू नृत्य है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के अंदर किया जाता है। ऑप्शन ए अपना अपना ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना आपको, डप्पू नृत्य है ये आंध्र प्रदेश के अंदर किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य की शैली है, एक कला है दोस्तों। याद रखना है आपको। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, नागालैंड का सेकेरेनी महोत्सव प्रतिवर्ष खालिस्तान महीने में मिनी हॉर्नबिल ट्राइबल फेस्टिवल के एक हिस्से के रूप में मनाया जाता है, जो दावत और गायन के साथ शुद्धिकरण का महोत्सव है। दोस्तों ये क्या होता है कि नागालैंड जो है, नागालैंड के अंदर जो वहाँ की जो लोकल जो वो जो रहने वाले लोग हैं, वो अपनी संस्कृति और कला और संस्कृति को सुरक्षित रहने के लिए एक जो फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल है, हॉर्नबिल ट्राइबल फेस्टिवल, ये दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं। जो फेस्टिवल का एक छोटा सा पार्ट है, जिसे बोलते हैं सेकरेनी महोत्सव। दोस्तों ये सेकरेनी फेस्टिवल है दोस्तों, ये प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरवरी फरवरी के अंदर दोस्तों ये जो सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में सरकार की अर्धसंघीय यानी क्वासी फेडरल का रूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर जो अर्धसंघीय रूप है दोस्तों, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है दोस्तों कनाडा, यूके यानी ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, और ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। दोस्तों अब बात करूं मैं कि कनाडा है, कनाडा कनाडा से लिया गया दोस्तों ये अर्धसंघीय या फेडरल सिस्टम है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूं मैं ब्रिटेन से क्या लिया गया दोस्तों, ब्रिटेन में इससे दोस्तों संबंधित एक जुड़ी हुई एक वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसके अंदर सभी मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा कि यूके से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, जर्मनी से क्या क्या लिया गया है। जैसे जर्मनी से आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी की स्थिति में जो जो आर्टिकल जो दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर आते हैं, वो सारे जर्मनी से लिए गए हैं, यानी जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों जो समवर्ती सूची का कंसेप्ट है, यानी एक केंद्रीय सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, इन ये जो कंसेप्ट है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वैसे ही यूके से दोस्तों संसदीय जो स्वरूप है अपना, वो यूके से यानी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। और कनाडा से दोस्तों अर्धसंघीय व्यवस्था ये स्वरूप है, ये कनाडा से लिया गया है। बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज की कमी से होने वाला रोग है? दोस्तों इसमें से ये चार आपको अलग अलग टाइप के जो है डिजीज दिए गए हैं। इन डिजीज में आपको बताना है कि जो खनिज की कमी से होने वाला जो रोग है या डिजीज है वो कौन सा है। दोस्तों इसमें घेंगा रोग है, ये खनिज या आयोडीन की कमी से होता है, आपको पता है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न। जैसे आपको पता होगा, जो अभी भी ट्राइबल जो जनजातियां हैं, वो दोस्तों क्या करती है कि जंगल के अंदर इस एक बड़े से क्षेत्र को, वहां पर जो भी जो पादप होते हैं उनको काट दिया जाता है, उसको बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, और वहां पर उपजाऊ जमीन के अंदर कृषि की जाती है। जब 2 4 साल बाद वो वहां पर कृषि करने के बाद वो जो जमीन अनुपजाऊ हो जाती है, तो उसके बाद से वो दोस्तों किसी अन्य जगह पर जाते हैं, और फिर वहां से अलग जगह पर वो जो कृषि करते हैं, और वहां की जमीन पर जो पेड़ पौधे काट करके और वहां पर कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं। इसे बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। इसे इसके लिए दोस्तों झूम कृषि नाम प्रसिद्ध है, झूम कृषि। आपको पता होगा झूम या झूमिंग कृषि है, ये इसके लिए दोस्तों काफी प्रचलित नाम है। इस कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाम उड़ीसा से संबंधित नहीं है? दोस्तों ये इसमें तीन नाम है वो उड़ीसा से संबंधित है, जबकि एक अलग ये रोका शब्द है दोस्तों, ये रोका उड़ीसा में इस कृषि से संबंधित झूम कृषि या स्लैश एंड बर्न कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों, महाबलीपुरम में शोर मंदिर या शोर टेम्पल का निर्माण खालिस्तान राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में कराया गया था। आपको ये बताना है नरसिंह वर्मन कौन था दोस्तों, चोल था, चैर था, चालुक्य था, या पल्लव वंश से संबंधित था? दोस्तों ये जो राजा नरसिंह वर्मन जी हैं, ये दोस्तों पल्लव वंश से संबंधित थे। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशियां हैं? दोस्तों सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। जब यानी परिमाण और दिशा के दोनों होते हैं तो उसे सदिश राशि बोलते हैं। जबकि अदिश राशियों में ओनली परिमाण परिमाण होता है, उनमें डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे मैं बात करूं शक्ति, संवेग, ऊर्जा, चाल, कार्य।
दोस्तों इन सब के अंदर मैं बात करूँ तो संवेग के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। ऊर्जा ऊर्जा ये दोस्तों सदिश राशि नहीं है। चाल चाल भी सदिश नहीं है। अगर चाल की जगह हम वेग बोल देते हैं ना तो वेग सदिश राशि है, जबकि चाल सदिश राशि नहीं है। चाल अदिश राशि है दोस्तों। कार्य है ये सदिश राशि है। तो इनमें अगर मैं देखूँ बल, वेग, संवेग, ऊर्जा, इसे ऊर्जा है दोस्तों, ये अदिश हो गई, तो इस ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। इसमें भी ऊर्जा दी है दोस्तों, इसमें भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। दोस्तों बल हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, भार, त्वरण, ये सभी दोस्तों सदिश राशियां हैं। यानी बल, वेग, संवेग, भार, त्वरण, ये सारी सदिश राशि है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, वो है अनूठी वास्तुकला वाले गंगेकोंड चोलपुरम, गंगेकोंड चोलपुरम के मंदिर किस राजा द्वारा बनवाए गए थे? दोस्तों गंगकोंड चोलपुरम मंदिर है, ये दोस्तों अनूठी वास्तुकला के हैं, यानी एक शानदार मंदिर है गंगेकोंड चोलपुरम। ये दोस्तों कौन से राजा ने बनवाए थे? तो वो है दोस्तों राजा राजेंद्र चोल। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे चोलपुरम के मंदिर है दोस्तों, चोल राजा ही। फिलहाल इस ऑप्शन के आधार पर तुम आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा राजेंद्र चोल के द्वारा बनाए गए हैं चोलपुरम के मंदिर। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शहरी पथ विक्रेता की अवधि के लिए 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं। दोस्तों स्वनिधि योजना है ना, पीएम स्वनिधि योजना, जो अपने जो मार्केट के अंदर जो वेंडर्स होते हैं, जो अपने रोड साइड के इधर उधर और या घूम फिर करके अपना जो सामान बेचते हैं दोस्तों, वेंडर्स बोलते हैं जिन्हें, इन वेंडर्स के लिए ये स्कीम चलाई गई थी, पीएम स्वनिधि योजना 2020 के अंदर। दोस्तों इसमें 10,000 रुपए तक राशि, 10,000 रुपए तक की राशि, और दोस्तों 1 वर्ष तक के लिए आपको जो है वो सरकार के द्वारा लोन दिया जाता था। यानी ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 वर्ष तक के लिए ये दोस्तों लोन या ऋण है वो दिया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिर्गी या इपिलिसी एक विकार है जो मानव शरीर के निम्नलिखित में किस भाग को प्रभावित करता है? दोस्तों आपके आसपास, आपके अड़ोस पड़ोस में, या आपने कभी सुना होगा मिर्गी। मिर्गी दोस्तों एक प्रकार का, ये अपने देसी भाषा के अंदर कहें तो दौरे है ना, इस प्रकार का एक विकार है दोस्तों, जो मानव शरीर में जो दोस्तों मस्तिष्क होता है उस पर सीधा अटैक करता है। यानी मस्तिष्क की जो सेल्स होती है उनको दोस्तों एक क्षण के लिए डीएक्टिवेट कर देता है, और उसे बोलते हैं कि इससे तो मिर्गी का जो दौरा वगैरह आ गया है, प्रभु हमारी इन सब से रक्षा करे। तो इसमें जो ब्रेन की सेल्स होती है दोस्तों, वो दोस्तों डीएक्टिवेट हो जाती है कुछ समय के लिए। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 11 फरवरी 2024 तक के तथ्यों के अनुसार यान थुंगे पैटर्न निम्नलिखित में से किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? दोस्तों इस प्रकार के सवाल हैं, ये आपको करंट में जो नई नई जो दोस्तों अपॉइंटमेंट हुई है, उन अपॉइंटमेंट्स को आपको याद रखना है। इसके रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको भी कल ही डाला था दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं कि वर्तमान में कौन क्या है। तो इस प्रकार के अपॉइंटमेंट्स है, ये आपसे पूछी जा सकती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल यानथुंगो पैटर्न है दोस्तों, ये नागालैंड के उप मुख्यमंत्री है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? दोस्तों इसमें 4 संगठन दिए गए हैं, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। दोस्तों इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों सत्यशोधक समाज है, ये ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित किया गया था। ज्योतिबा फुले एक बहुत शानदार व्यक्तित्व थे, और इन ज्योतिबा फुले हैं, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा बात करूं प्रार्थना समाज है दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा ये स्थापित किया गया था। दोस्तों आपको पता है प्रार्थना तो आत्मा से नहीं होती है, आत्मा मतलब आदमी के अंदर से आत्मा, आत्मा से प्रार्थना निकलती है, तो वो प्रार्थना दोस्तों स्वीकार की जाती है भगवान के यहाँ। तो याद रह जाए आपको, प्रार्थना समाज है वो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित किया गया था। सत्यशोधक समाज, ज्योति, सत्य की ज्योति हमें जलानी चाहिए दोस्तों, तो ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक है। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों आपको पता ही है, राजा राममोहन राय जी के द्वारा की गई थी। राजा राममोहन राय, याद रहेगा आपको, राजा राममोहन राय के द्वारा दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 के अंदर की गई थी कलकत्ता के अंदर, ये आपको पता ही है। और आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 1875 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं वो वेदों की ओर लौटने के लिए प्रेरित करने वाले एक बेहद प्रकांड व्यक्तित्व के धनी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, सॉरी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? दोस्तों अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन कलिंग युद्ध युद्ध के बाद आया दोस्तों। कलिंग युद्ध हुआ, तो कलिंग युद्ध में
जब अशोक महान की विजय होती है तो वो देखते हैं अपने चारों तरफ लोग तड़प रहे हैं, कोई मर चुका है, किसी का हाथ युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हो चुका है, किसी का पैर है वो टूट गया है या कट गया है। दोस्तों इस प्रकार की जो हालात देख कर के अशोक की जो नीति है उसके मन में दोस्तों वियोग उत्पन्न हो जाता है और वो अपना बौद्ध धर्म धारण कर लेते हैं। तो ये कलिंग युद्ध के बाद अपने प्रशासनिक नीति को त्याग देते हैं और उसके आज के बाद यानी कलिंग युद्ध के बाद जो अपना युद्ध करने की नीति को छोड़ देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 14 अप्रैल 2023 में जारी अपनी 279वीं रिपोर्ट में भारत के विधि आयोग ने किस कानून के प्रावधान को बरकरार रखने की अनुशंसा की है? यानी पहले भी बरकरार था और अभी भी बरकरार रह गया। वो दोस्तों आपको सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह कानून है, वो याद रखना है आपको। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों करंट का ही क्वेश्चन है, तो करंट पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। 5 से 7 क्वेश्चन एमटीएस के अंदर करंट के आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार पुरुषोत्तम दाधीच, जिन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? दोस्तों ये दाधीच जी हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं। पुरुषोत्तम दाधीच जी एमपी के हैं। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों करंट से पूछा गया सवाल है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेगून का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इसमें 4 झीलें दी गई है हमें, तो इसमें कौन सी लेगून झीलें नहीं है? दोस्तों लेगून झीलें होती क्या है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों समुद्र के किनारे पर कटा-फटा होता है कोई किनारा इस प्रकार से, ये मान लीजिए कोई अपना समुद्र के किनारा है और यहाँ पर ये जो ज़मीन थोड़ी-सी अंदर सॉरी, यहाँ पर मान लीजिए ये समुद्र है इधर वाला और ये है, ये दोस्तों ये कहता हूँ मैं स्थलीय भाग है ना, ये स्थलीय भाग है। तो स्थलीय भाग के अंदर जो पानी गया है, वहाँ पर अगर किसी प्रकार की रुकावट के कारण यहाँ पर इस प्रकार कोई रुकावट हो जाती है, तो ये एक झील बन जाती है दोस्तों, ये प्रकार ये एक झील बन जाती है और ये झील होती है, ये लेगून झील कहलाती है। और दोस्तों चूँकि ये समुद्र के पानी से बनी है, तो ये झील होती है, ये खारी होती है दोस्तों, इस प्रकार की झील होती है। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई वो मतलब क्या बोलते हैं इसको, कुछ समुद्र के अवशेष आकर के यहाँ पर डिपॉज़िट हो जाते हैं और गाद वगैरह आने से दोस्तों ये रुक जाती है। तो ये जो झील बनती है, ये लेगून झील कहलाती है। कोलेरू झील होगी, पुलिकट झील होगी, चिल्का चिल्का जो कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है दोस्तों, ये सारी खारे पानी की झीलें होती है। नैनीताल झील है दोस्तों, ये उत्तराखंड के अंदर है, इसका समुद्र के पानी से कोई लेना-देना नहीं है। तो यहाँ पर लेगून का उदाहरण नहीं है, वो है नैनीताल। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, खेलों के संदर्भ में डब्ल्यूएफआई का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों डब्ल्यूएफआई जब ये पेपर हुआ था 2024 के अंदर, काफ़ी चर्चा में था। कारण ये था दोस्तों कि यहाँ पर आपको पता होगा भारत की कुछ रेसलर हैं, तो जो कि सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी, तो इस प्रकार से डब्ल्यूएफआई है वो चर्चा में था। डब्ल्यूएफआई का मतलब था दोस्तों रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय कुश्ती महासंघ या संघ बोलते हैं इसको। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का प्राकलन करते समय केवल अंतिम बिंदुओं के मौद्रिक मूल्य पर विचार किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि इसमें डबल काउंटिंग ना हो जाए, सीधी सी बात ये डबल काउंटिंग ना हो जाए, इससे बचने के लिए और हम केवल जो लास्ट प्राइजेस होते हैं उन पर ही विचार करते हैं। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दोहरी डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी यानी केवल बी, इसमें ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल बी इसमें सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम? दोस्तों काफ़ी आत्मकथाएँ यानी ऑटोबायोग्राफी है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो करंट में जो भी बायोग्राफी अभी हाल ही में है दोस्तों, जो चर्चा में है, उन सबको आप पढ़ कर के जाना, देख कर के जाना कि कौन-कौन सी ऑटोबायोग्राफी, भले ही वो किसी राजनेता के द्वारा लिखी गई हो, किसी खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई हो, तो उन सबको आपको ध्यान में रखना है। तो साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी का नाम है दोस्तों प्लेइंग टू विन, यानी जीत के लिए खेलना, माय लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अंदर मेरी लाइफ किस प्रकार की रही, यानी कोर्ट का मतलब दोस्तों यहाँ खेल कोर्ट से है। तो प्लेइंग टू विन माय लाइफ एंड ऑन एंड ऑफ कोर्ट, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, जनवरी 2023 में महिला इंडियन प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल की शुरुआत में 5 टीमों की बिक्री के जरिए बीसीसीआई ने कितनी धनराशि अर्जित की थी? दोस्तों इस सवाल का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं बनता है। आपको करंट अफेयर अभी पढ़ना पड़ेगा। ये सवाल पढ़ो या ना पढ़ो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, रामपुर के सहसवान घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किस शख्सियत के द्वारा की गई थी? रामपुर का सहसवान घराना है दोस्तों, इसकी स्थापना इनायत हुसैन खान के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा दोस्तों उस समय चर्चा में था क्योंकि इसमें संशोधन किया गया था। इसलिए निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों नरेगा किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों अब नरेगा को बदल करके और वीबीजी यानी विकसित भारत जी राम जी ये स्कीम कर दी गई दोस्तों इसको।
जी राम जी, ये नाम दे दिया गया इस स्कीम को। तो ये अभी भी चर्चा में है दोस्तों, तो इसके बारे में अभी भी आपको पता होना आवश्यक है। तो ये 2005 के अंदर ये अधिनियम पारित किया गया था और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा से बाद में मनरेगा कर दिया गया था, यानी महात्मा गांधी नेशनल नरेगा किया कर दिया गया था, महात्मा गांधी नरेगा। ये 2005 के अंदर ये दोस्तों अधिनियम आया था। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अभ्रक या माइका किस प्रकार का खनिज है? दोस्तों ये एक अधात्विक खनिज है, सबको पता है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अनुच्छेद खालिस्तान के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता होगी। दोस्तों किस, यानी कहने का मतलब है किस अनुच्छेद के अंदर नागरिकों के लिए अवसर की समानता रखी गई है? दोस्तों मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य है, ये आपको रट रट के जाना है, यानी इसमें से सवाल आएगा ही आएगा। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, ये दोस्तों मूल कर्तव्य से संबंधित अभी एक वीडियो मैंने अभी डाली है, उसको आप जाकर के देखिएगा। मूल अधिकार है ये, आपको ये अलग से याद करने पड़ेंगे, इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा दोस्तों। इसको आपको पढ़ के जाना अच्छे तरीके से, कौन से मूल अधिकार के अंदर क्या लिखा गया है और कौन से मूल कर्तव्य के अंदर क्या लिखा गया है। तो अवसर की समानता है दोस्तों, ये अनुच्छेद 16 या आर्टिकल 16 इसके अंदर लिखा गया है कि प्रत्येक जो भारत का नागरिक है, उसको राज्य है वो, ये मतलब वहां पर सॉरी, संविधान के अंदर जो देश का जिक्र नहीं किया गया, राज्य लिखा गया। राज्य का मतलब, राज्य एक ऐसा बॉडी होती है दोस्तों जिसके अंदर जनसंख्या हो, जिसकी खुद की जमीन हो और संप्रभु हो, वो राज्य कहलाता है। जैसे भारत एक राज्य है क्योंकि वो खुद की जमीन है और खुद की एक भूमि है और संप्रभु भी है और उनके पास जनसंख्या भी है, तो ये भारत अपना एक राज्य हो गया है ना। तो इस प्रकार से 16 के अंदर लिखा गया है कि राज्य है वो किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा 16 आर्टिकल के अंदर लिखा गया है। 17 आर्टिकल के अंदर क्या लिखा गया दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत करेगा। यानी अस्पृश्यता का मतलब समझते हो आप, यानी अस्पृश्यता या छुआछूत है उसका अंत करने का प्रावधान है, वो 17 के अंदर लिखा गया है। 18 के अंदर लिखा गया है दोस्तों, उपाधियों का अंत, यानी स्टेट का कोई भी नागरिक, राज्य का कोई भी नागरिक है दोस्तों, वो शैक्षणिक और जो सैनिकों को दी जाने वाली उपाधियों के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि है दोस्तों वो ग्रहण नहीं करेगा। ये बात की कहाँ लिखी गई है, 18 में लिखी गई है। या इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर कोई आदमी या कोई व्यक्तित्व या कोई पर्सनैलिटी है, कोई किसी प्रकार की उपाधि ग्रहण करती है, तो उसे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से दोस्तों इसके लिए एक लाइसेंस या अवज्ञा, ये सॉरी एनओसी लेनी पड़ेगी। कि ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति साहब को, वहां से अनुमति लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये लिखा गया है 18 में। 19 में दोस्तों कुछ स्वतंत्रताओं की बात की गई है। 19 में कुछ 19 1 2 3 4 इस प्रकार से 6 भागों में बंटा हुआ है। ये मैं अभी आपको याद ही करवा देता हूँ। अभी 19 1 19 1 92 93 और 94 और 5 और 6, ये इस प्रकार से 6 भागों में बंटा हुआ है। देखो 19 के अंदर लिखा गया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति है वो बोल सकता है इधर उधर जाकर। जैसे हमें मान लीजिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो 19 के अंदर लिखी गई है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता याद रहेगा आपको। सेकंड में लिखा गया है सभा करने की स्वतंत्रता, सभा कर सकते हैं हम इस प्रकार का। थर्ड के अंदर निर्बाध विचरण हो गया। फोर्थ के अंदर है सॉरी थर्ड में क्या है कि फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया, 19 फर्स्ट के अंदर है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड के अंदर क्या है दोस्तों, बैठक करने की या एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तीसरे में क्या है, सभा बनाने की। इस प्रकार से फिर वो घूमेगा, फिर वो देश में कहीं भी घूम सकता है और फिर वो रोजगार कर सकता है अपने मनपसंद का। इस प्रकार से एक व्यक्ति है वो, मतलब 4-5 व्यक्ति मिलकर के अगर कहीं भारत में घूमना चाहते हैं, तो वो अपने इस प्रकार से इस शेड्यूल दिया गया है। सबसे पहले वो अनाउंसमेंट करेंगे, फिर वो बैठक करेंगे, फिर वो रूल बनाएँगे, फिर वो घूमने जाएँगे, फिर वहाँ पर काम पसंद आएगा तो वो रह करके काम कर लेंगे। इस प्रकार से आप देखना इन सबको 19 से 19 1 2 3 4 5 6 इसमें, इससे संबंधित मैं एक वीडियो बनाऊँगा, मूल अधिकारों को याद करवाऊँगा आपको। और मूल कर्तव्य से संबंधित मैंने एक वीडियो भी अभी डाली, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? दोस्तों ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर दोस्तों ऐसा किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स है, इनको दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और इसके अलावा 1858 में यहाँ पर कैनिंग आया था, कैनिंग ने दूसरी इनिंग खेलने के लिए कैनिंग आया था और इसे भारत का पहला वायसरॉय और अंतिम गवर्नर जनरल था ये कैनिंग। अंतिम तो था दोस्तों, लास्ट या अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वायसरॉय था, याद रहेगा। कैनिंग ने 2 इनिंग खेली थी, एक वायसरॉय के रूप में और एक गवर्नर जनरल के रूप में। तो अंतिम तो जीजी था ये और पहला वायसरॉय था, ये आपको याद रखना है, कैनिंग था। ये 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत
बनाया गया था। तो दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए ये आप बताइएगा, और जो एमटीएस के नेक्स्ट शिफ्ट है दोस्तों वो भी जल्दी आपके बीच लेकर के आ रहा हूँ। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।